हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ज्योग्राफी का वो है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो देखो प्रेसिपिटेशन इज़ नथिंग बट जो भी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है ना, वो अर्थ की सरफेस पे कैसे पहुंचता है। देखो 5 फॉर्म्स में पहुंचता है। सबसे पहला हो गया रेनफॉल, उसके बाद हो गया स्नो और हेल, स्लीट, ड्रिजल। हम सबको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक इमेज लगाई है मैंने, उस इमेज में आप देख सकते हैं, है ना। So, for precipitation to occur, air must get saturated. Saturated का मतलब क्या होता है देखो। वैसे मैंने रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताया आपको, ह्यूमिडिटी वाला जो मैंने वीडियो बनाया उसमें। बट अगर आपको अभी मैं ऐसे समझाऊँ तो क्या है कि एयर की ना मॉइस्चर होल्ड करने की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर वाटर वेपर होल्ड कर सकता है। ठीक है, जब वो जितना होल्ड कर सकता है उतना ही उसमें मॉइस्चर है, वाटर वेपर है कंटेन्ड, तो उसे हम कहेंगे कि एयर सैचुरेटेड है, मतलब इससे ज़्यादा मॉइस्चर और नहीं आ सकता। ठीक है, तो क्या होता है जब वो सैचुरेट हो जाती है और ठंडी हो जाती है तो क्या होता है, वो कंडेंस होती है, क्लाउड्स बनते हैं और प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड कंडीशंस वो इतने सारे फॉर्म्स में हो सकता है जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, सबसे पहला फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन और सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन हम देखेंगे जो है रेनफॉल, है ना। सभी ने देखी है रेनफॉल, है ना। सो क्लाउड ड्रॉपलेट्स क्या होती है ना, वो जब बहुत एनलार्ज होने लगती हैं, बड़ी हो जाती हैं, वो आपस में जुड़ती हैं और वो इतने बड़े मास बन जाते हैं कि अब जो एयर है ना वो उसे होल्ड नहीं कर पाती। ठीक है, तो वो क्या होता है फिर आसमान से नीचे बरस जाता है इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल, रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में। ठीक है, अब रेनफॉल क्या है ना, हम लोग 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक है कन्वेंशनल, एक है ओरोग्राफिक और थर्ड है साइक्लोनिक। डिपेंडिंग अपॉन कैसे क्लाउड्स बन रहे हैं हम उनको 3 तरह पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ रेनफॉल या रेन या प्रेसिपिटेशन पढ़ते टाइम आप हमेशा याद रख लेना कि फॉर रेन टू अकर राइजिंग ऑफ एयर इज मस्ट। जब एयर राइज होगी, है ना, और वो किस तरह से फिर ठंडी होगी, क्लाउड्स बनेंगे, मॉइस्चर जब ऊपर जाएगा तभी तो क्लाउड्स बनेंगे ना, इसलिए राइजिंग ऑफ एयर इज मस्ट। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो टाइप पढ़ेंगे हम रेनफॉल का वो है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, या फिर कन्वेक्टिव रेनफॉल भी इसे हम कह सकते हैं। अब देखो कन्वेक्शनल रेनफॉल ना सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि जो लैंड सरफेस है ना अर्थ की, वो हीट अप होगी। ठीक है, आसपास का जो मॉइस्चर है ना और एयर है वो ऊपर को राइज करेगी, है ना। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो आपने कभी पैन में पानी को गर्म होते हुए देखा है ना, तो वो क्या जाता है, भाप कहाँ को जाती है, ऊपर को जाती है ना, इधर उधर नहीं जाती, सीधे ऊपर को बढ़ती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि अगर आपकी लैंड सरफेस हीटअप होगी तो लैंड की जो टच में जो लेयर है एयर की वो भी गर्म होगी, फिर वो कन्वेक्शन से आगे आके को ऊपर ऊपर को फैलती जाएगी वो हीट, और जो एयर है वो राइज करेगी। जैसे जैसे एयर ऊपर राइज करेगी ना वो ठंडी होती जाएगी। ठीक है, और आपको पता है ना जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। मतलब उतनी ही वॉल्यूम ऑफ एयर में भी कम मॉइस्चर भी अगर वो होल्ड कर रहा है तो भी वो सैचुरेशन को रीच कर जाएगा अपने। देखो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी को आप ऐसे समझ लो ना कि एक ग्लास है, ठीक है, जिसमें आधा लीटर पानी है, तो हम कहेंगे ना वो अभी भरा हुआ नहीं है, मतलब उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, फुल ग्लास जितनी है। उसको भरने के दो तरीके हैं, यानी कि उसकी सैचुरेट करने के दो तरीके हैं। या तो उस ग्लास को आप पूरा भर दो, यानी कि मॉइस्चर ऐड कर दो, या उस ग्लास का साइज़ छोटा कर दो, यानी कि आधे लीटर का अगर हम ग्लास का साइज़ कर देंगे तो वो वैसे भी भर जाएगा। तो सेम चीज़ मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी के साथ भी है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होने की वजह से मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ही डिक्रीज़ हो जाती है, तो इसीलिए वो सैचुरेट हो जाती है उतनी मॉइस्चर पे। समझ गए, जब एयर सैचुरेट होगी, कंडेंस होगी, तो उसके बाद क्या होगा, रेनफॉल हो जाएगी। ठीक है, अब कन्वेक्टिव रेनफॉल होने के लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, मस्ट है, इसके बिना कन्वेक्टिव रेनफॉल नहीं हो सकती। एक, एयर में क्या होना चाहिए, मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बहुत हाई होनी चाहिए, यानी कि हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए। अब और क्या होना चाहिए, इंटेंस हीटिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस, जो ग्राउंड सरफेस है वो हीटअप होना चाहिए बहुत ज़्यादा,
इंटेंसली, जिससे कि क्या होगा कि एयर जो है राइज करेगी ऊपर को। अच्छा, हमने दो टर्म्स अभी देखे हैं ना, एक कन्वेक्शन, एक तो अभी हमने दो चीज़ें देखी थी, एक कन्वेक्शन और एक और चीज़ मैंने बोला था आपको बाद में बताऊंगी कि एयर कूल क्यों होती है जब वो ऊपर को बढ़ती है ना। चलो देखते हैं ऐसा, ये कन्वेक्शन क्या होता है और वाई डज द एयर कूल्स एज इट राइजेस। अब देखो हम देख लेते हैं कि कन्वेक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो तीन तरह से हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, हमें पता है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन क्या है, कुछ नहीं कि जैसे आपका हाथ गर्म है, मेरा हाथ ठंडा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि कांटेक्ट हुआ दो ऑब्जेक्ट्स का, हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब कन्वेक्शन क्या होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये फ्लूइड्स में होता है। ठीक है, वो तो सॉलिड्स में हो गया कंडक्शन, है ना जनरली। तो कन्वेक्शन में क्या होता है ना कि अब सपोज गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, वार्म गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं एक जार में, दूसरे जार में कोल्ड गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या हो गया, दोनों के मॉलिक्यूल्स मिक्स हो जाएंगे, है ना। दोनों कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र, बट जो मेजर ट्रांसफ़र होगा इसमें किस वजह से होगा, जो मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, यानी कि इसमें वार्म और कोल्ड पार्टिकल्स दोनों हो जाएंगे, इसलिए वो जो एयर मास होगा जो ऑब्टेन्ड होगा वो वार्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एयर में क्या होता है, देखो सनरेज आई, है ना, सनरेज से क्या हुआ, ग्राउंड हीट अप हुआ। तो जो ग्राउंड के इमीडिएट विसिनिटी में जो एयर होगी ना, वो वार्म अप हो जाएगी। ठीक है, थ्रू कंडक्शन। लेकिन फिर ऊपर की जो लेयर्स है ना, वहाँ पे कंडक्शन नहीं हो पाता। तो क्या होगा कि जो वार्म एयर की लेयर बनी ग्राउंड के विसिनिटी में, वो ऊपर ऊपर उठेगी, वो उठेगी एक्सपैंड करेगी, यानी कि वो ऊपर की लेयर से मिलेगी, है ना, वो भी वार्म अप होगी, है ना, एक्सपैंड करेगी। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी ना, तो हमें पता है एडियाबैटिक कूलिंग होती है। जैसे जैसे एयर मास ऊपर बढ़ता है तो क्या होती है, उसकी कूलिंग होती है ना। वार्म एयर मास ऊपर बढ़ेगा, उसकी कूलिंग होगी। अब वो अगर ऊपर जाएगा तो स्पेस लेगा, लेगा ना। तो ऊपर का जो कोल्ड एयर मास है ना, वो वापस से नीचे को जाता है, वो डिसेंड होता है। जब वार्म एयर असेंड करती है, असेंड मतलब ऊपर को जाती है, तो जो कूल एयर मास है वो क्या होगा, नीचे को जाएगा। अब उसको अपनी जगह से हटा दोगे तो कहीं तो जाएगा ना, तो नीचे जो जगह खाली है नीचे चला जाएगा। ठीक है, फिर वही सर्कुलेशन होता रहेगा, वो कोल्ड एयर मास भी ज़मीन के कांटेक्ट में, गर्म ज़मीन के कांटेक्ट में आके गर्म होगा, फिर वो और ऊपर राइज करेगा मॉइस्चर पिकअप करके। समझ में आया। तो इस तरह से होता है कन्वेक्टिव हीट का ट्रांसफ़र, बहुत ही ईजी चीज़ है। ठीक है, अब एडियाबैटिक कूलिंग क्या होती है, देखो देखो कूलिंग किस कैसे हो सकती है, अगर हम किसी चीज़ से हीट रिमूव कर दें। ठीक है, और एक और, ये तो कॉमन चीज़ होगा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जिससे आप चीज़ों को कूल कर सकते हो, वो है आप उसका प्रेशर रिड्यूस कर दो। ठीक है, जैसे एयर ऊपर को जाएगी ना एटमॉस्फेयर में, कैसे जाएगी, ऊपर को जाएगी, तो उसका प्रेशर, उसके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है ना एयर के ऊपर, वो कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे जैसे एयर ऊपर मूव करेगी, है ना, उसके ऊपर जितनी भी लेयर्स हैं वो कम होती जाएंगी, नहीं होती जाएंगी, होती जाएंगी, है ना। तो जैसे जैसे ऊपर मूव करेगी उसके ऊपर प्रेशर भी कम होगा, वेट कम होगा एयर मास का जो उसके ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर प्रेशर कम लगेगा और वो क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। हमने गैस की इक्वेशन पढ़ी है ना, तो क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। तो यानी कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपका प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, क्यों कम होता है टेम्परेचर जैसे जैसे एयर राइज करती है, ए डायबिटिक कूलिंग की वजह से। तो ए डायबिटिक कूलिंग को अगर हम डिफाइन करें कैसे करेंगे, कूलिंग ऑफ एयर ड्यू टू डिक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है, एंड प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो अलग बात है। बस ये डिक्रीज ऑफ प्रेशर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना ए डायबिटिक कूलिंग में। जैसे एयर ऊपर जाएगी, एयर पे लगने वाला प्रेशर कम होता जाएगा, जिस वजह से उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। ऑलराइट। अच्छा, जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है ना, जनरली इक्वेटोरियल रीजन्स में होती है। इक्वेटोरियल मतलब जो इक्वेटर के आसपास के जो रीजन्स है ना, अगर उनके आसपास मॉइस्चर वाले एरियाज प्रेजेंट है, यानी कि जैसे कोस्टल एरियाज़ हो गए, है ना, सी शोर के आसपास के एरियाज़ हो गए, इक्वेटोरियल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा कन्वेक्शनल रेनफॉल लगभग रोज़ ही देखने को मिलती है हमें।
और सबसे ज़्यादा तो अप्रैल और अक्टूबर के टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, लगभग ये कौन सा टाइम है, इक्विनॉक्स वाला टाइम है, इक्वेटर के ओवरहेड जब सन होता है, ठीक है। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे ये कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलती है, ठीक है। और इंडिया में देखो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मैंगो शावर कहते हैं इसको केरला में और कर्नाटका में, ब्लॉसम शावर्स कहते हैं केरला में। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मतलब क्या उनकी इम्पोर्टेंस है ह्यूमन बींग्स के लिए, उस बेसिस पे इनको नाम दिया गया। जैसे केरला में जो ये मैंगो शावर है वो क्या करता है कि अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज़ में हेल्प करता है, जल्दी पका देता है आमों को, ठीक है। और कॉफ़ी ब्लॉसम्स, कॉफ़ी में क्या होता है कि फूल ले आता है, ये कौन से ब्लॉसम शावर्स, इसलिए इनको नाम दे दिया गया ये जो बारिश होती है। और नॉर्थ वेस्टर्स काल बैसाखी कहते हैं बंगाल में, और बरदोली चीरा कहते हैं असम में, ठीक है। ऑल्दो ये यूज़फुल होते हैं टी जूट और राइस कल्टीवेशन के लिए, बट ये थंडर स्टॉर्म्स और थोड़ा सा परेशानी कॉज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल हम देखेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि आप राइजिंग ऑफ एयर ज़रूर याद रखना, ठीक है। को किसी भी टाइप की आप रेनफॉल पढ़ोगे ना, बेसिक उसमें कोर क्या है कि एयर राइज होगी तभी रेनफॉल होगी, ठीक है। इससे पहले वाली रेनफॉल में, कन्वेक्शनल रेनफॉल में, हमने क्या पढ़ा था कि लैंड सरफेस इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी, इंटेंसली हीट हो जाएगी और सीधे सीधे ऊपर को एयर मास मूव करेगा, है ना। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है ना, इसमें हीटिंग इफेक्ट का रोल नहीं है, राइज तो होगी एयर, बट जैसे सपोज एयर सामने सामने को आ रही है, ठीक है, उसके सामने को एक माउंटेन आ गया, अब वो सीधे तो जा नहीं सकती, है ना। माउंटेन की एक रेंज आ गई तो सीधे तो जाएगी नहीं, तो क्या करेगी ना, ऊपर को चढ़ने लगेगी, क्योंकि गर्म है हवा, तो सीधे ऊपर को जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगी तो कूल होगी, मैंने बताया आपको ना, एडियाबेटिक कूलिंग होती है। और जैसे जैसे कूलिंग होगी कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे और रेन हो जाएगी, ठीक है। रेनफॉल हर जगह सेम ही होगी, तीनों टाइप की रेनफॉल सेम है, बट किस तरह से वो राइज़ कर रही हैं वो डिफरेंट होगा, ठीक है। इसमें किस किस लिए राइज़ कर रही है, अक्रॉस अ फिजियोग्राफिक बैरियर, जैसे माउंटेन्स या प्लेट्यू। इस इमेज से आप देख सकते हो ना, देखो इवेपोरेशन हुआ, ठीक है, जो विंड है उसे आगे ले गई, जो वार्म मॉइस्ट एयर है, अब वो यहाँ पे माउंटेन बैरियर आ गया, तो क्योंकि एयर वार्म है तो ऊपर को राइज करी माउंटेन के ऊपर को, ठीक है। अब ऊपर पहुँच के वो कूल हुई, कंडेंस हुई, क्लाउड्स बने और बारिश हो गई। अब देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो विंड वार्ड साइड है, विंड वार्ड मतलब जैसे हवा आ रही है ना जिस तरफ से, और सामने माउंटेन का फेस है जिससे वो टकराती है, वो होती है विंड वार्ड साइड। उसके अपोजिट साइड, ठीक है, हवा मतलब ये जो मॉइस्चर वाली हवा जो आ रही है उसके अपोजिट साइड जो माउंटेन का फेस होगा वो होता है ली वार्ड साइड। उधर को कम रेनफॉल होती है, और विंड वार्ड साइड की तरफ को जो माउंटेन्स होते हैं ना, उस उधर ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। जैसे बैंगलोर है ली वार्ड साइड में, वहाँ पे कम रेनफॉल होती है एज़ कम्पेयर टू मैंगलोर, जो कि क्या है, विंड वार्ड साइड में है, वेस्टर्न घाट्स के, जहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। इसी तरह से जो सर्दन स्लोप्स हैं हिमालयाज़ के, वहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है। आपने मतलब ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो कि नॉर्दर्न स्लोप्स थोड़े से आपको वेजिटेशन कम दिखेगी, हिमालयाज़ में ना वेजिटेशन कम दिखेगी रात, और सर्दन स्लोप्स में आपको खूब हरे भरे जंगल दिखेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो, रेनफॉल थ्रू साउथ वेस्ट मानसून विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स इज ओरोग्राफिक इन नेचर। जो हमारी मानसून विंड्स आती है ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो वो भी इन पहाड़ों से टकरा के, क्योंकि आपको पता है ना कि वेस्टर्न घाट्स हो गए, ईस्टर्न घाट्स हो गए, हिमालयाज़ हो गए, हमारा इंडिया जो है वो पूरी तरह से सराउंडेड है माउंटेन रेंजेस से, ठीक है। तो जैसे मानसून विंड्स आती हैं तो ये माउंटेन बैरियर से जब टकराएगी, ऊपर को चढ़ेगी, तो ओरोग्राफिक रेन के फॉर्म में वो बरस जाती है नीचे। अब देखो, हम देखेंगे फ्रंटल रेनफॉल या फिर साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, ये इमेज आपको दिख रही है ना, तो एक कोल्ड फ्रंट है, एक वार्म एयर है। कोल्ड फ्रंट कुछ नहीं है, सपोज़ एक बहुत बड़ा एयर मास है जो कि ठंडा है। एयर मास से मतलब नहीं आपके कमरे के बराबर एयर, ठीक है। सपोज़ आपकी डिस्ट्रिक्ट या उससे भी बड़ा एयर मास, आपके स्टेट जितना बड़ा भी हो सकता है वो एयर मास इतने एरिया पे फैला हुआ,
इतना बड़ा समझ लो आप, एक एयर मास है जो कि कोल्ड है, ठीक है। कोल्ड एयर क्योंकि जनरली ज़्यादा मूव करती नहीं है तो वो स्टैटिक रहती है। और सपोज़ दूसरी डायरेक्शन से आ रहा है एक वार्म एयर मास, ठीक है। अब वो अगर दोनों टकराएंगे आपस में, कोल्ड एयर मास तो वैसे ही स्टैटिक, तो जो वार्म एयर होती है ना, क्योंकि कोल्ड एयर बहुत डेंस है और वो स्टैटिक है, तो वार्म एयर उसके ऊपर एक तरह से इंक्लाइन प्लेन की तरह उसका यूज़ करके ऊपर को चढ़ जाती है। समझ आया? तो ऊपर को जाएगी तो क्या होगी, फिर से कूल सैचुरेट होगी, कूल डाउन होगी, क्लाउड्स बनेंगे और प्रेसिपिटेशन होगा। ये सिंपल प्रोसेस है साइक्लोनिक रेनफॉल का। तो ये कहाँ पे ज़्यादा होता है, टेम्परेट रीजन्स में ज़्यादा होती है इस टाइप की रेनफॉल। जैसे वहाँ पे कोल्ड पोलर एयर मास होता है ना, तो यहाँ से अगर वार्म एयर मास आएगा तो ऊपर को चढ़ेगा, उसके कंडेंस होगा और रेनफॉल होगी, ठीक है। अदर और भी फॉर्म्स होते हैं प्रेसिपिटेशन की, जैसे स्नो हो गया, है ना। हर टाइम ही देखो जब रेन होती है ना तो स्नोफॉल होती है, क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बहुत लो होता है जहाँ पे क्लाउड्स वाला रीजन होता है, तो स्नोफॉल होती ही है। बट वो स्नो जो है ना, नीचे आते आते इतनी गर्मी होती है कि वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है। अब स्नोफॉल सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ होती है, देखो जैसे ग्लेशियर्स हो गए, हिमालयन रेंजेस हो गई, है ना, माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे एक तरह से रिजर्वोयर का काम करता है ये पानी के। धीरे धीरे जब गर्मी आएगी मेल्ट होगा वो, और रिवर्स और लेक्स में पानी को फिर से रिप्लेनिश कर देगा, ठीक है। ये इमेजेस में आप देख सकते हो ये चीज़। अब देखो हेल क्या होता है, आपने देखा होगा ना, ओले पड़ते हैं, उसी को हम इंग्लिश में हेल बोलते हैं, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो होते हैं ना, ये आप हमेशा ध्यान रखना, रेन कॉज करने वाले जो क्लाउड्स होते हैं वो क्यूमुलोनिम्बस होते हैं। ये बहुत बड़े क्लाउड्स होते हैं, मतलब कई किलोमीटर्स में फैले हुए ऊपर आसमान में, ठीक है, बहुत ही बड़े होते हैं। और ये किस तरह के, मतलब जो शावर होता है किस तरह का होता है इसका, ये हार्ड आइस पेलेट्स के फॉर्म में ये नीचे आते हैं, ठीक है। ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, आपने देखा होगा ओलावृष्टि से कितना ज़्यादा नुकसान हो गया है ना। आप रोज़ ऐसी न्यूज़ पढ़ती हैं। ये देखिए आप इमेज देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट जो फॉर्म है देखो वो है ड्रिजल। ड्रिजल कुछ नहीं है, बहुत छोटे अगर साइज़ में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, 0.5 mm से भी कम, ठीक है। तो इसमें जो वाटर का अमाउंट रिसीव होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा इसे कंसिडर नहीं करते, ऑल्दो दिस इज़ गुड फॉर क्रॉप्स। फिर जो लास्ट फॉर्म है वो है स्लीट। स्लीट कुछ नहीं है, देखो मेल्टेड स्नो और रेन का एक तरह से मिक्सचर है, ठीक है। जैसे स्नोफॉल हो रही है, होना चाह रही है, और नीचे का लेयर्स का टेम्परेचर अगर हाई होगा तो वो क्या होती है, मेल्ट होने लगती है। बट नीचे जब वो फिर सरफेस की कांटेक्ट में आती है ना, नीचे वाली एयर्स जो कोल्ड होती हैं, तो फिर से वो रीफ्रीज हो जाती हैं, तो आइस फ्लेक्स की तरह पे जमा हो जाती है पूरे ग्राउंड में। ये आप देख लो इमेज, है ना, ये आपने देखा होगा स्लीट, हमें लगता है कि बर्फ़ पड़ी है, लेकिन ना ये बर्फ़ होती है ना बारिश होती है, तो दिस इज़ स्लीट। तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।